अब टिप का होता क्या, देखिए जो वेटर्स होते हैं रेस्टोरेंट्स में, आपको शायद ये पता होगा, अधिकांश रेस्टोरेंट्स में वेटर्स को सैलरी नहीं मिलती है या इतनी कम मिलती है जो नहीं के बराबर है। इसी सिद्धांत से कि देखो भाई ठीक से व्यवहार करना, टिप मिलेगी। और हमारे यहाँ दिन भर में हर टेबल पे करीब 25 कस्टमर आ जाते हैं। अगर एक टेबल आपको सौंप दी हमने, आपने 25 कस्टमर्स या ग्रुप्स को डील किया दिन भर में, अगर आप बहुत अच्छी सर्विस देंगे तो एक कस्टमर से 50 रुपए की औसत तो मिल ही जाएगी। एक दिन में 1250 रुपए बनते हैं। अगर आप महीने में 26 दिन भी काम करेंगे तो मोटा मोटा 32-33 हजार रुपए बन जाएंगे। और 32-33 हजार की सैलरी तो सरकार भी नहीं दे रही है शुरू में। तो जब 32-33 हजार बन ही जाएंगे तो हम वेतन क्यों देंगे आपको? हाँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको महीने का 3000 रुपए देंगे, अलग से देंगे 3000 रुपए। बाकी सर्विस बढ़िया दो, पैसा कमाओ। वेटर्स की सामान्य आय ये होती है। इसलिए जब आप वेटर को टिप दे रहे होते हैं तो एक पक्ष ये भी काम कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि इसको पैसा मिलता नहीं है। इसे टिप देते हुए एक पक्ष ये भी आता है कि वहां से तो मिलेगा नहीं, यहीं से सही, उसे न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और इसलिए स्कूल कॉलेज के बच्चे अमेरिका यूरोप में उनका प्रिय तरीका है किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन जाने का तरीका। उन्हें अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है, वो फीस पेरेंट्स से हर जगह नहीं मिलती है। वहां 16-18 साल के बाद पेरेंट्स पूछते भी नहीं है। यहीं पर 35 साल के बच्चे पाए जाते हैं भारत में। वहां 16 साल के बाद बच्चा नहीं पाया जाता है, 16 साल के बाद बड़े हो जाते हैं। वहां भारत अकेला देश है जहाँ 35 साल के बाल पाए जाते हैं, बालक बालिकाएं पाए जाते हैं। कि क्या हो 35 साल के, क्या करते हो? पढ़ते हैं। कैसे? पापा पैसे भेजते हैं। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई, 3 बच्चे भी हैं। और पापा सबको पालते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये दुनिया में अकेला अजूबा भारत है, कोई देश ऐसा नहीं है। वहां के लोग रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं, टिप कमाते हैं, टिप से अपना काम चलाते हैं। तो ये उनके समाज का अपना तरीका है। हमारे कोई काम करके देखे, तेरा बाप मर गया है, तू नौकरी करेगा वेटर की, तेरे बाप की मुझे इतनी बड़ी बड़ी हो तू। इसी चक्कर में लोग निकम्मे हो। अगर आप ये मान लेते हैं कि मनुष्य मूलतः 2 चीजों से युक्त है, एक तो है मनुष्य मूलतः स्वार्थी है और दूसरा मनुष्य मूलतः सुखों की आकांक्षा करता है। थॉमस हॉब्स दोनों बातें मानता है। कुछ मानते हैं कि मनुष्य मूलतः सुखों की कामना करता है किंतु स्वार्थी नहीं मानते। कुछ मानते हैं मूलतः स्वार्थी है किंतु सुखाकांक्षी नहीं मानते। लेकिन हॉब्स मानता है कि ये दोनों बातें सही हैं। मनुष्य मूलतः स्वार्थी भी है और मूलतः सुखाकांक्षी भी है। आपकी सहमति इनमें से किसी एक बात से, दोनों बातों से है? मनुष्य मूलतः सुख चाहता है ना? उसका नाम बदल के आप बोलेंगे संतोष चाहता हूं, मैं तो शांति चाहता हूं, घुमा फिरा के निकलेगा क्या? वो सुख निकलेगा। तो मनुष्य चाहता है मूलतः सुख और मनुष्य है स्वार्थी। और ये भी तय मान के चलिए कि सुखों में सबसे प्राथमिक सुख जो होते हैं वो ऐन्द्रिक सुख होते हैं। सुखों में सबसे प्राथमिक सुख, जीवन की शुरुआत में कौन से सुख हमें प्रभावित करते हैं? ऐन्द्रिक सुख है। अच्छे भोजन का सुख, वस्तुओं का सुख, ये सब क्या है? ऐन्द्रिक सुख है। सेंसुअल प्लेजर्स हैं। यौवन में यौन सुख भी है, सेंसुअल प्लेजर है। और ये सामान्यतः हर प्राणी को एक उम्र तक प्रभावित करते हैं। कुछ ही लोग इन सुखों से आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाते हैं। अध्यात्म का सुख, त्याग का सुख, सामाजिक संतोष का सुख, ये सब सुख सबके बस की बात नहीं। ज्ञान का सुख, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह कोई ये कहे कि मेरा विवाह तो विज्ञान से हो चुका है, मैं क्यों विवाह करूंगा भाई, मेरा तो सारी रुचि विज्ञान में ही है, दर्शन में ही है, ज्ञान में ही है। ये बहुत कम लोग हैं, रेयर लोग हैं। अब यदि समाज का लगभग हर व्यक्ति स्वार्थी भी है, सुखों की कामना भी करता है और ऐन्द्रिक सुख ही उसके केंद्र में है। ऐन्द्रिक सुख वो सुख हैं जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं। ऐन्द्रिक सुखों में लगभग हर सुख पैसे से खरीदा जा सकता है किसी ना किसी मात्रा में। और जिसके अंदर सुख ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत अगर स्वाभाविक है मनुष्य में, तो सीधी सी बात है कि वो अपने सुख हासिल करने के कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता रहेगा। वो कानूनों से, सामाजिक मर्यादाओं से पूरी तरह बंधेगा नहीं। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य मन के स्तर पर करप्ट होने को लगातार तैयार रहता है। वो मूलतः करप्ट है। आपको ध्यान होगा इड और ईगो का जिक्र हुआ था। इनमें से स्वाभाविक क्या है? मतलब एक है इड, एक है सुपर ईगो। इनमें स्वाभाविक तो इड ही है।
और इड क्या है? ऐन्द्रिक सुखों की कामना है। इड हमें स्वार्थी बनाती है। तो सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में कहें तो इड वाली बात कह लीजिए, हॉब्स की भाषा में कहें तो स्वार्थवाद और सुखवाद कह लीजिए। और इस वजह से अगर व्यक्ति के बहुत ठोस मूल्य ना हो, अगर व्यक्ति के चरित्र का विकास बहुत मजबूती से ना हुआ हो, तो फिसलने को वो हमेशा तैयार बैठा हुआ है। इसलिए फिसलना हमेशा आसान है, किसी नैतिक यात्रा में ऊपर चढ़ना एक कदम हमेशा मुश्किल काम होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं करप्शन होने की एक बड़ी वजह मनुष्य का स्वाभाविक मनोविज्ञान भी है। और अगर चाणक्य की बात माने, चाणक्य ने कहा कि किसी भी समाज में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। वो इसी भाव से कह रहे हैं समाप्त नहीं हो सकता। कैसे समाप्त होगा? क्योंकि बाकी सब आप ठीक कर लोगे, समाज ठीक कर लिया, पॉलिटिक्स ठीक कर ली, कानून ठीक कर लिए, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति कैसे ठीक करोगे? और यदि मनुष्य का मूल स्वभाव ही वैसा है तो मौके की ताक में रहेगा। मतलब मैंने एक आध विकसित देश में देखे ऐसे एग्जाम्पल की करप्शन का स्कोप कहाँ बन जाता है, और आराम से होता है करप्शन। बस ये है कि स्कोप वहां उतना आराम से नहीं बनता जितना हमारे यहाँ बन जाता है, लेकिन प्रवृत्ति वही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है।